पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वाल्गो की मौत कसरत शराब नोशी की बिना पर हरकत कल्ब बंद हो जाने से वाक़ई हुई थी। जिस हट में वो मुकीम था उसके धमाके से तबाह हो जाने के बारे में अखबारात में तरह तरह की कयास आराइयां की गई थी। किसी ने वाल्गो का ताल्लुक स्मगलरों से साबित करने की कोशिश की थी और किसी के ख्याल के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर पर मुंशियात का तकसीमकार था। उसकी हैसियत के बारे में फरीदी के महकमे ने खामोशी अख्तियार कर ली थी और हमीद का जहन उन आंखों में उलझ कर रह गया था जो वाल्गो की जेब से बरामद होने वाले कार्ड की पुष्ट पर बनी हुई थी। कहाँ देखी थी वैसी आंखें, कब देखी थी? ऐसा लगता था कि जैसे कुछ याद आते आते रह जाता हो। फरीदी ने उसके बारे में कोई ख्याल जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसका एतराफ उसने भी कर लिया था कि कुछ जानी पहचानी सी आंखें लगती हैं। लेकिन उन आंखों का मकसद क्या हो सकता है? हमीद ने सवाल किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? किसी ग्रोह का निशान हो सकता है जिसके अफराद एक दूसरे की शनाख्त के लिए उसे इस्तेमाल करते हों। मेरा भी यही ख्याल है। इसका मतलब हुआ कि कोई बहुत बड़ा गिरोह है जिसके सारे अफराद आम हालात में एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वरना शनाख्ती निशान की क्या ज़रूरत हो सकती है। ये तज्जिया भी दुरुस्त ही लगता है, फरीदी ने सपाट लहजे में कहा, खुद न जाने क्या सोच रहा था। बहरहाल हमीद तवील सांस लेकर बोला, वाल्गो के बाद अब और कोई हमारी नज़रों में नहीं है। ओह, मगर वो जख्मी हमला आवर भी तो है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। वाल्गो की निगरानी करने वाले ने दो ऐसे अफराद की निशानदही की है जो वाल्गो की निगरानी करते रहे थे और उसके हट के आसपास मंडलाते रहे थे, जिसमें वाल्गो ने मरने से कबल कयाम किया था। जख्मी हमलावर अभी तक बेहोश है, हालांकि ख्वाब आवर इंजेक्शनों का सिलसिला रोक दिया गया है, अमीन ने कहा। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मेरी दानस्त में वो होश में आए बगैर ही खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा होना ना चाहिए। आपकी गोली उसकी रान में लगी थी। उसके सिलसिले में भी कोई गड़बड़ जरूर हुई है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों के हाथ उस तक भी पहुंचे हैं? खुदा ही जाने, फरीदी ने लापरवाही से शानों को जुम्बश दी। ठीक उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। फरीदी स्पीकिंग। उसने रिसीवर कान से लगाकर माउथपीस में कहा और माथे पर शिकने डाले दूसरी तरफ की बातें सुनते रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मर चुका है। हूँ। फरेब नजर भी हो सकता है। खैर, मैं देखूंगा। ठहरो, पता फिर से बताओ। फरीदी ने रिसीवर बाएं हाथ में मुंतकिल किया और दाएं हाथ से पेंसिल उठाकर पैड पर कुछ लिखने लगा। फिर खुदा हाफिज कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्या किस्सा है? हमीद ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। शायद अब हमें शिकार करने के लिए चारा फेंका गया है। क्या मतलब? अनवर ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई है। कैसी कहानी? और उसी कहानी की तौसत से मुझे याद आ गया कि वो आखिर किसकी हो सकती है। पहेलियां मत बुझवाइए, जल्दी से बता दीजिए, हमीद झुंझलाकर बोला। तुम्हें जीराज शास्त्री याद है ना? खुदा की पनाह, हमीद उछल पड़ा। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। वाकई वो गैर मामूली बनावट वाली आंखें जीराल शास्त्री ही की थी। उसका सरापा हमीद की आंखों में फिर गया। अनवर का बयान है कि उसने कुछ देर पहले जीराल शास्त्री को देखा है। क्या मुमकिन है कि अनवर भी इस साजिश में हो? सवाल ही नहीं पैदा होता, फरीदी ने किसी कदर झंझलाहट के साथ कहा। जीराल शास्त्री को हमने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, हमीद ने भी नागवार लहजे में कहा। फरीदी कुछ ना बोला। हमीद ने थोड़ी देर बाद पूछा, उसने उसे कहाँ देखा है? राशिद अल्वी के मुतल्लिकीन की खैरत दरियाफ्त करने मॉडल कॉलोनी गया था, वहीं की एक इमारत में। क्या यह ज़रूरी था कि वो अनवर ही को नजर आता? हम तक उस किस्से को पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी था। बहुत तेरे लोगों को हमारे ताल्लुकात का इल्म है। अनवर ने भी जीराल को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए उसे दूर से भी पहचान सकता है और मैं अनवर की बात पर एतबार भी कर सकता हूँ, खा उसने हवाई ही क्यों ना छोड़ी हो। कभी कभी अपने जहन को साफ भी कर लिया करो। उससे क्या होगा? अनवर की बात पर यकीन कर लोगे। तो आपका ख्याल है कि जीराल्ड अपने ताबूत से निकल भागा है? फिलहाल उसके अलावा और कोई ख्याल नहीं कि हमें फजूलियात में उलझाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई वो हमारा शिकार करना चाहते हैं? हमीद खामोश हो गया और सोच रहा था कि आखिर जीराल्ड ही की आंखें शनाख्ती निशान के तौर पर क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं। फोन की घंटी फिर बजी। फरीदी ने रिसीवर उठा लिया, थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर बोला, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अस्पताल भिजवा दिया जाए। ओह, बुर्खापोश औरत? हाँ। चेहरा किसी ने देखा नहीं? अच्छा। रिसीवर रखकर वो हमीद की तरफ मुड़ा। क्या कासिम की बीवी बुर्का इस्तेमाल करती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई बुर्खापोश औरत अस्पताल पहुंची थी, कासिम को अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने कहा है कि औरत का चेहरा कोई नहीं देख सका था। बड़ी अजीब बात है। और वो जख्मी हमलावर भी खत्म हो गया? क्या ख्याल है, उसे भी जहर दिया गया है? हमीद ने सवाल किया। खुदा जाने, पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन कासिम के कमरे में जो नर्स थी उसने उसका चेहरा जरूर देखा होगा। क्या मैं जाऊं? हमीद ने पूछा। मैं नहीं कहूंगा, तब भी आप तशरीफ ले जाएंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हें बहुत मुहतात रहना है। सवाल यह है कि मुझे करना क्या है? जहां भी जाऊंगा मेरे साथ जाओगे? मरे बेमौत, हमीद कर रहा। क्यों? फरीदी ने आंखें निकाली। हर वक्त बावजू रहना पड़ेगा, हमीद ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अस्पताल के नंबर डायल किए जहां कासिम था। दूसरी तरफ से राबता कायम होने पर अपने महकमे के हवाले से बात शुरू की। मिस्टर कासिम के कमरे में जिस नर्स की ड्यूटी थी उसे फोन पर बुलाइए, तौक़्फ़ फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज आई।
फरीदी कुछ लिखने लगा था। हामिद की तरफ तवज्जो नहीं थी। हेलो। थोड़ी देर बाद नस्वानी आवाज आई। कैप्टन हमीद। यस सर। दूसरी तरफ से सहमी हुई सी आवाज आई। तो वो उसे ले गई? जी हाँ जनाब। बुरखे में थी? जी हाँ, और उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अस्पताल में उसकी मौजूदगी से किसी को आगाह ना करो। ओहो, ये भी कहा था? जी हाँ, और ठीक ही कहा था। अगर लोगों को ये मालूम हो जाता कि फिल्म स्टार शादा अस्पताल में मौजूद है तो शायद नीमजान मरीजों के बिस्तर भी खाली हो जाते। हमीद ने तवील सांस लेकर फरीदी की तरफ देखा और माउथपीस में बोला, बस यही मालूम करना था, शुक्रिया। रिसीवर कर्डल पर रखकर फरीदी से बोला, तशवीश की बात नहीं है, कासिम का वक्त अच्छा गुजरेगा। क्या मतलब? शादा उसे ले गई है। ला हौल वला कुव्वा। फरीदी बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमीद सर हिलाकर बोला, औरत नाकिसुल अकल होती है, ख्वाह अदाकारा ही क्यों ना हो। तुम्हें ले जाना चाहिए था, फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि फोन की घंटी फिर बजी। फरीदी ने रिसीवर उठाया, कुछ सुना और फिर रिसीवर रखकर उठता हुआ बोला, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो। कहाँ? जरा उसी इमारत के आसपास जहां अनवर ने जीराल्ड शास्त्री को देखा था। कमाल है, आपको यकीन आ गया उस हवाई पर। फजूल बातें मत करो। एक मिनट, अगर ये जीराल्ड शास्त्री वाला चक्कर आप ही को मुतवज्जो करने के लिए चलाया गया है तो इसका कोई मकसद होगा। क्या कहना चाहते हो? अगर आप उन परछाइयों को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो उनके सामने आपकी कार की क्या हैसियत होगी? हूँ। फरीदी फिर बैठ गया। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि फोन की घंटी फिर बजी। हेलो। फरीदी ने रिसीवर उठाकर माउथपीस में बोला। हूँ। ओह, कहाँ कहाँ? वो जिंदा तो है ना? मैं पहुंच रहा हूँ। फरीदी ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमीद उसके पीछे था। क्या हुआ, क्या बात है? हमीद ने पूछा, लेकिन फरीदी उसे अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ता चला गया। आर्म्ड कार पार्किंग शेड के नीचे खड़ी हुई थी। उसने अगली सीट का दरवाजा खोला। हमीद घूमकर दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर पहुंचा। फरीदी बहुत जल्दी में मालूम होता था। हमीद खामोशी से उसके बराबर बैठ गया। कार स्टार्ट होकर शेड से बाहर निकली और गेट की तरफ बढ़ती चली गई। आपने किसी के बारे में पूछा था कि वो जिंदा तो है? हमीद ने सवाल किया। अमर सिंह की गोली लगी है। कहाँ और कैसे? हमीद ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। वो और रमेश उन दोनों का ताक़ुब कर रहे थे जो वालगो की निगरानी करते रहे थे। अच्छा, तो फिर? चीथम रोड पर किसी ने उनकी कार पर फायरिंग की और निकला चला गया। रमेश ड्राइव कर रहा था। अमर सिंह के बाजू में गोली लगी है। वो है कहाँ? सिविल अस्पताल में। रमेश भी वहीं है और वो दोनों साफ निकल गए। यानी अब वो भी हाथ से गए। जहन्नुम में जाए, पता नहीं अमर किस हाल में हो। हमीद कुछ न बोला। फरीदी की इस वक्त की जहनी कैफियत से बखूबी वाकिफ था। उसके मातहतों के जिस्म पर आने वाली मामूली सी खराश भी उसे बेहद गरा गुजरती थी। पुलिस पर हमलावर होने वाले मुजरिमों के खून का प्यासा नजर आने लगता था। सिविल अस्पताल के कंपाउंड में गाड़ी रुकते ही उसने हमीद से कहा, तुम गाड़ी ही में ठहरो। बहुत बेहतर। फरीदी गाड़ी से उतरकर इमारत की तरफ बढ़ गया और हमीद चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। उसे यकीन था कि उनकी गाड़ी का ताक़ुब जरूर किया गया होगा, लेकिन रास्ते में उसने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। जहन अमर सिंह में उलझ गया था। अगर उसकी हालत तशवीशनाक हुई तो फिर फरीदी हर एहतियात को बालाए ताक रखकर मुजरिमों की तलाश में निकल खड़ा होगा, और उसका तजुर्बा तो उसे हो ही चुका था कि मुजरिम कितने दीदा दलीर हैं। आसपास कोई ऐसा ना दिखाई दिया जिस पर ताक़ुब करने वाले का शुबा किया जा सकता। वैसे ये और बात थी कि ताक़ुब करने वाली कोई गाड़ी कंपाउंड के बाहर ही रुक गई हो। हमीद गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। गालिबन फरीदी उसको इसीलिए बाहर छोड़ गया था कि वो मुश्तबा लोगों पर नजर रख सके, या फिर वो गाड़ी ही को खाली ना छोड़ना चाहता हो। आर्म्ड कार पर बाहर की गोलियों का असर नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक छोटा सा टाइम बम उसके अंदर ही रख दिया जाए तो। हमीद ने झुरझुरी सी ली और जेब से पाइप निकालकर उसमें तंबाकू भरने लगा। बहरहाल वो अमर सिंह को देखना चाहता था। अपने साथियों में रमेश और अमर सिंह से खास किस्म का लगाव रखता था। थोड़ी देर बाद फरीदी वापस आ गया। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। क्या हाल है? हमीद ने पूछा। बेहोश है, बाजू की हड्डी भी मुतासिर हुई है, खून बहुत ज़ाया हो गया है। मैं भी देखा हूँ। नहीं, फौरी तौर पर एक चेकिंग करनी है। रमेश ड्राइव कर रहा था और उसने उस गाड़ी को अच्छी तरह देखा था जिस पर से फायरिंग की गई थी। हमीद ने तवील सांस ली। तुम पिछली सीट पर जाओ, फरीदी ने कहा। होशियारी से अकुब में नजर रखना। हमीद अगली सीट से पिछली सीट पर मुंतकिल हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे फरीदी ने किसी कार्रवाई का फैसला कर लिया हो। गाड़ी स्टार्ट होकर हरकत में आई और गेट से गुजरती हुई सड़क पर आ निकली। क्या आप उस गाड़ी को तलाश करेंगे जिस पर से फायरिंग हुई थी? हमीद ने पूछा। अहमकाना बातें मत करो। फिर क्या करने जा रहे हैं? अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा कि उस बस्ती पर छापा मारा जाए जहां मशरिक बईद के ममालिक के लोग क़याम करते हैं। अमर सिंह के जख्मी हो जाने की बिना पर आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अपने फैसले पर नज़रसानी कर लीजिए। क्या मतलब? इस सिलसिले में आपकी नज़रों से जितने भी लोग गुजरे थे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, तो फिर? फरीदी गर्राया। अब आप किसका गिरबान पकड़ेंगे? मैं किसी का गिरबान पकड़ने नहीं जा रहा। कुछ भी हो, मैं आपको उस बस्ती में दाखिल होने का मशवरा नहीं दूंगा। वहाँ मेरे दोस्तों की कसरत है, तुम देख ही लोगे। आपकी मर्जी, हमीद बेजारी से बोला। क्या तुम कभी रेड टाइड जूडो क्लब गए हो? नहीं, लेकिन उसका नाम सुन चुका हूँ। दिलचस्प जगह है। यकीनन होगी, अगर कुछ लड़कियां भी जोडो चिंगाड़ सुनाती हुई नजर आती होंगी।
تم یہ بھی دیکھ لو گے، بسم اللہ سفر جاری رکھیے۔ حمید تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تھا، لیکن ایسی سڑکوں پر جہاں ٹریفک زیادہ ہو تعاقب کرنے والوں کا پتہ لگا لینا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی تک تو کسی پر بھی شبہ نہیں کر سکا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ فریدی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ یہی کہ جو آج جوان ہے کل بوڑھی ہو جائے گی۔ شٹ اپ! کیا اس جواب نے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے؟ خاموش رہو۔ امر سنگھ کو میں نے زخمی نہیں کیا، حمید بھنا کر بولا۔ تم کسی وقت بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر میرے سنجیدہ ہو جانے سے حالات میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی تو۔ اچانک فریدی نے گاڑی سڑک کے نیچے اتار کر روک دی اور حمید جملہ پورا نہ کر سکا۔ میں ابھی آیا کہتا ہوا وہ گاڑی سے اترا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ حمید نے سائن بورڈ پر نظر ڈالی، یہ ایک ڈرگ اسٹور تھا۔ گاڑی رک جانے کے بعد بھی اس نے عقب میں نظر دوڑائی تھی، لیکن کوئی ایسی گاڑی نہ دکھائی دی جس کی رفتار کم ہوئی ہو۔ بہت سی گاڑیاں آگے نکلی چلی جا رہی تھی۔ وہ پھر ڈرگ اسٹور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دفعتر اس نے گاڑی کے فون پر بھنبھناہٹ سنی اور اگلی سیٹ کی پشت گاہ پر جھک کر ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکالا۔ ہیلو حمید! دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی۔ میں نے اسکیم بدل دی ہے۔ آپ ہیں کہاں؟ حمید نے بائیں ہاتھ سے اپنی گدی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسی ڈرگ اسٹور سے بول رہا ہوں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی تم لے جاؤ، تمہیں اس وقت ریڈ نائٹ جوڈو کلب پہنچنا ہے۔ ریکشی وہاں کی انسٹرکٹر ہے، میرے حوالے سے تم اس سے گفتگو کر سکتے ہو۔ جس قسم کی بھی گفتگو چاہوں؟ حمید نے سوال کیا۔ خاموشی سے سنو۔ جی بہت بہتر، فرمائیے۔ ریکشی کو اپنے ساتھ پولیس ہسپتال کے مردہ خانے میں لے جاؤ اور حملہ آوروں کی لاشیں دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ انہیں شناخت کر سکے۔ لیکن گفتگو، اگر وہ انہیں شناخت کر سکی تو موضوع گفتگو خود بخود ہاتھ آ جائے گا، اور اگر نہ شناخت کر سکی تو گھر واپس آ جانا، کہہ کر فریدی نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ حمید نے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا اور بھنا کر اگلی سیٹ پر چھلانگ لگائی۔ ریڈ ٹائٹ جوڈو کلب کے بارے میں حمید نے بہت کچھ سن رکھا تھا اور اس کے پتے سے بھی واقف تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی انسٹرکٹر کوئی عورت ہے۔ خود ڈرائیو کرتے وقت بھی اس نے اس سے باخبر رہنے کی کوشش کی تھی کہ کہیں تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ چوکیدار کو اپنا کارڈ دے کر جواب کا منتظر رہا۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اسے اندر بلوا لیا گیا۔ ریکشی اپنے آفس میں ملاقات کی منتظر تھی۔ خوش آمدید، وہ اٹھتی ہوئی پرمسرت لہجے میں بولی۔ آپ شاید کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہیں؟ جی ہاں، حمید نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، میں دراصل آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ریکشی خاصی دلکش عورت تھی، عمر 25 اور 30 کی درمیان رہی ہوگی۔ بے حد جاندار چہرہ تھا، شگفتہ اور تر و تازہ۔ فرمائیے۔ کرنل صاحب نے کہا تھا کہ ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کے اسسٹنٹ ہیں۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ آپ کو میرے ساتھ پولیس ہسپتال تک چلنا پڑے گا۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ 2 لاشوں کی شناخت کرنی ہے آپ کو۔ اوہ! یک بیگ اس کا چہرہ اتر گیا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، حمید جلدی سے بولا۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کو شناخت کر سکیں، دراصل دونوں مشرق بعید کے کسی ملک کے باشندے ہیں۔ کرنل صاحب کا خیال ہے شاید آپ انہیں شناخت کر سکیں۔ وہ کس طرح مرے ہیں؟ ایک گولی سے مرا ہے اور دوسرے کو شاید زہر دیا گیا ہے۔ ریکشی کے خطوط میں پھر کسی قدر نرمی پیدا ہو گئی، لیکن آنکھیں بدستور تشویش کی آمہ جگہ بنی رہیں۔ وہ حمید کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے کہا، گاڑی غیر معمولی لگتی ہے، بلٹ پروف ہے۔ حمید نے کہتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ لاشیں کہاں ملی؟ یہ تو کرنل صاحب ہی جانتے ہوں گے، مجھے تفصیل معلوم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کرنل کیسے ہیں؟ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ٹھاک ہے، حمید نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا۔ آپ کو بھی فنون سپاہ گیری سے دلچسپی ہے یا نہیں؟ بس اسی حد تک کہ خواتین کے مجمع میں اپنے کمالات کا اظہار کروں۔ وہ ہنس کر بولی، بڑے صافگو معلوم ہوتے ہیں، تکلفات سے کیا فائدہ؟ وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، کرنل کے ماتحت بھی پراسرار ہے، میں اس لفظ سے الرجک ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر کیشی نے کہا، کرنل جیسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آدمی؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیوں، کیا آپ کو لفظ آدمی پر اعتراض ہے؟ کم از کم میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ آدمی ہوتے تو کبھی کی شادی ہو گئی ہوتی۔ وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، آپ کی ہو گئی ہے؟ میرے قبیلے کے رواج مختلف ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ جب تک دم نہ نکل آئے شادی نہیں ہوتی۔ خوش مزاج آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی بناوٹ بہت زیادہ جاپانی نہیں ہے۔ میرا باپ امریکن تھا۔ جاپانی خواتین کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ پچھلی صدی کی بات کر رہے ہیں، ہماری روایتی پاکیزگی اب ہم میں باقی نہیں۔ میں اپنے احساس کی بات کر رہا تھا۔ شکریہ کیپٹن، ابھی کتنی دور چلنا ہے؟ بس پولیس ہسپتال تک، زیادہ دور نہیں۔ پتہ نہیں وہ دونوں کون ہیں؟ حمید کچھ نہ بولا۔ پولیس ہسپتال پہنچ کر حمید اسے مردہ خانے میں لایا اور دونوں لاشیں دکھائی۔ یہ تو مگر کیوں؟ کیشی ہکلا کر رہ گئی، پھر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، ہاں میں انہیں جانتی ہوں، اوسو اور پتامو ہے، حقیقی بھائی۔ لیکن ان کا یہ حشر کیوں کر ہوا؟ بس باہر چلیے، حمید نے کہا اور اسے مردہ خانے سے نکال لایا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بلوا، 2 پارٹیوں کے درمیان فائرنگ ہوئی تھی، ہمیں صرف لاشیں ہی مل سکی تھی۔
دونوں پارٹیاں پولیس کے پہنچتے پہنچتے موقع واردات سے فرار ہو چکی تھی۔ یہ دونوں بے حد شریف اور امن پسند تھے۔ کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ نیشنل اسٹیل مل میں بحیثیت انجینئر کام کرتے تھے۔ فلیٹ کا صحیح نمبر نہیں بتا سکوں گی، بہرحال ماڈل کالونی کے لگژری فلیٹس میں رہتے تھے۔ ان کی ایک بہن بھی ہے، ساتھ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اسے اس کا علم ہوا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لا علم ہے، ورنہ ہم سے ضرور رابطہ قائم کرتی اور ہمیں آپ کو تکلیف نہ دینی پڑتی۔ میں اسے جانتی ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، تنہا رہ گئی بیچاری، لیکن ہم ابھی اس کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دینا چاہتے۔ حمید نے کہا، کیوں؟ اگر اس میں جلدی کی گئی تو اس سانحے کے ذمہ دار افراد ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ بہرحال آپ فی الحال یہ بات اپنی ہی ذات تک محدود رکھیے گا، اور بیچاری فیمی اس عرصے میں اپنے بھائیوں کی موت سے لا علم رہے گی۔ مجبوری ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ وہ طویل سانس لے کر بولی، قانون کے محافظ سے تعاون کرنا میرا فرض ہے۔